हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी बेहद ख्याल रख रहे होंगे। इस वक्त बज रहे हैं दिन के 12 और मैं तो काफ़ी देर से उठी हुई हूँ क्योंकि मेरी हेल्पर्स जो आए उनसे मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह करवाई, क्लीनिंग करवाई। राहिब बाबा बिल्कुल अभी सो के उठे हैं और ये देखें, ये अभी बिल्कुल रूम से उठ के आ रहे हैं और इसको मैंने दूध दे दिया था और अब इसको मैं दूंगी कुछ ना कुछ खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। सबसे पहले आपको वेदर अपडेट देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है, फिर बात करते हैं। ये देखें जी, मौसम के हालात, ठंडी ठंडी हवा, साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी जो कि आप सिर्फ ज़मीन पे फर्श पे देख सकते हैं। इस वक्त आपको हवा में इतनी ख़ास कोई नज़र नहीं आएगी। तो सुबह मैंने कपड़ों के लोड्स धोए हैं और मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि ये बाहर फैला दे तार पे, तो वो तार पे फैला के आई ही है और साथ ही गहरे बादल और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। मैंने कहा जी कपड़े मुझे वापस उतार के अंदर ही रख दें, मैं इनको फैला लूँगी घर के अंदर ही। अगर दिन के किसी पहर धूप निकली तो मैं इनको बाहर फैला दूँगी, जो कि मुझे लग नहीं रहे आसार। लेकिन कपड़े बस मैं क्या करूँ, मैंने वेदर फोरकास्ट तो देख लिया था कि बारिश के कुछ 50-50 चांसेस हैं, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। अगर बास्केट के मुंह तक अगर कपड़े आए हो ना, मैं कहती हूँ भाई इनको धुलना चाहिए और मेरे घर रोज़ाना कपड़े धुलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े अभी मैं फैला लेती हूँ। सबसे पहले तो कपड़े फैला लेती हूँ, साथ पंखा चला दूँगी उनके, उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। और आज का मेरा जो टारगेट है वो है, एक तो मेरा बाहर से तोहफ़ा आया बड़ा ही प्यारा। मेरी एक फ्रेंड मलेशिया गई हुई थी, वो लेके आई हैं वहाँ से गिफ्ट हमारी फैमिली के लिए। और साथ ही मेरा आज का जो टारगेट है वो है फ्रिज की क्लीनिंग का। तो वो कर लेते हैं। मैं पूरे फ्रिज को तो सारा कुछ निकाल के बाहर साफ़ नहीं करने वाली, लेकिन कुछ एक जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं करने वाली हूँ। उसकी भी रीज़न है, वो मैं उसी वक्त आपको बताऊँगी। तो अभी चल के कर लेते हैं कपड़े फैलाने का काम और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। ये यहाँ शर्ट्स पड़ी हुई हैं धुली हुई और हैंगरों में लगी हुई हैं। ये ट्राउज़र जो हैं ये ऐसे ही हम तार के ऊपर फैलाते हैं, ऊपर इनके पेग्स लगा देते हैं। ये शर्ट्स भी मिक्स हैं बच्चों की और मेरी, और ये भी हैंगर्स में लगी हुई हैं। तो हैंगर में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कपड़े जो हैं स्पेस बहुत कम लेते हैं और बंदा बहुत ज़्यादा लोड्स जो कपड़ों के हैं वो धो सकता है। तो इनको पहले फैला लेते हैं। घर के हर एक खूंटी, हर एक दरवाज़े की कुंडी पे अब यही कपड़े हमें नज़र आएंगे आज का पूरा दिन। मैं बड़ी ही तंग पड़ती हूँ घर में कपड़े फैलाने से, लेकिन बस क्या करूँ। जो मैं घर में कपड़ों के ढेर देखने से तंग पड़ती हूँ उससे थोड़ा कम मैं तंग पड़ती हूँ कपड़ों को घर पे फैलाने से। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि जिससे मैं थोड़ा कम तंग होती हूँ वो काम कर लेते हैं, कपड़े घर पे फैलाने वाला काम कर लेते हैं। तो इस रूम में फ़ैन ऑलरेडी ऑन है, पंखा चल रहा है, तो कपड़े जो हैं अभी थोड़े बेहतर हो ही जाएंगे। सर्दियों में मसला बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि सर्दियों में हफ्ता हफ्ता पूरा धूप नहीं निकलती और साथ ही ठंडी ठंडी सी धुंध भी हर तरफ फैल रही होती है, तो उसकी वजह से कपड़ों में बड़ी स्मेल हो जाती है। गर्मियों में कम से कम ये नहीं होता कि कपड़ों में से स्मेल आए। तो कपड़े मैंने घर में फैला दिए। अब ये देखें, इस कमरे के अंदर मैंने डाली हैं सिर्फ शर्ट्स। अब हर दरवाज़े खिड़की के आगे पीछे यही कपड़े ही नज़र आएंगे। और ट्राउज़र्स मैंने डाले हैं स्टोर रूम में, पंखा वहाँ का भी मैंने चला दिया है। बाहर से अगर कोई भी आता है ना तो फिर या तो ड्राइंग रूम में या फिर इस रूम तक वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो फिर मैंने ट्राउज़र्स यहाँ नहीं फैलाए, अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला काम हो गया। अब चल के बनाते हैं मेरे लिए और राहिब बाबा के लिए नाश्ता और फिर उसके बाद हम फ्रिज की सफाई का काम करते हैं। आप ज़रा अभी मौसम के हालात देखें, ये है लाहौर। इतना कोई ट्रॉपिकल वेदर लाहौर का हो चुका है, मुझे ये लगता है कि जहाँ जाते जाते बादल चलते चलते थक जाते हैं ना, वहाँ बरसना शुरू हो जाते हैं। लाहौर के ये हालात हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ैसला इतना बेहतरीन था बाहर से कपड़े उतरवाने का और घर के अंदर फैलाने का, वरना इस वक्त मैं सिर्फ
परेशान हो रही होती, कोस रही होती खुद को। जी बाबा नहीं है, ये बाबा ड्रेस है, बाबा की शर्ट है। राहिब बाबू, राहिब बाबा के लिए तो मुझे बनाना है एग, सिर्फ नमक डाल के पका लूँगी मैं अंडे को। और अपने लिए मैं घी लगा के रात वाला कुलचा गरम करूँगी। और रात मैंने बनाई थी चिकन की निहारी। निहारी तो वैसे हम हमेशा बीफ की ही खाते हैं, लेकिन दुराब को पिछले कुछ टाइम से एलर्जी, और हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने कुछ चीज़ें एहतियातन ना खाने को बोला, तो उनमें से बीफ भी एक चीज़ है। तो इसीलिए मैंने कहा, दुराब को पसंद भी बहुत है निहारी, तो वो बेचारा तरसता रहता है, इसलिए मैंने भी चिकन की निहारी बना ली। हस्बैंड ने सुना, कहते हैं चिकन की निहारी बनाई है। मैं कहा क्या करें, कहते हैं हाँ अच्छा सही है, दुराब की वजह से। फिर ठीक किया, बहुत अच्छा किया। बच्चे ताकि शौक़ से खाएं ना, फिर ऐसा ना हो फिर हम बड़े चीज़ को लेके बैठें और फिर बच्चों को बार बार, या तो हम फिर आम तौर पे कह रहे होते हैं कि जो पका है वो खा लो, या फिर उनको फिर कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। तो इधर मैं ये एग बना लूँगी, साथ ही ये रात वाला कुलचा बचा हुआ पड़ा है, इसको मैं घी लगा के गरम कर लूँगी। और निहारी भी बेटे, ये अभी राहिब बाबा ने नूडल्स निकाले हैं कि मुझे अभी अभी ये बना के दो, पर ये हम थोड़ी देर तक इसको बना के दे। राहिब बाबा के लिए यहाँ एग जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं अपनी घी वाली रोटी बना लेती हूँ, बल्कि कुलचा जो है उसको घी लगा के गरम कर लेती हूँ। निहारी मैंने ओवन में रखी है गरम होने के लिए, और फिर हम नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, फिर फ्रिज की सफाई करते हैं। पूरा बचा हुआ नान वैसे तो पड़ा है, लेकिन मैंने अपने लिए सारा का सारा गरम नहीं किया, मैं ज़्यादा खाना भी नहीं चाहती, फिर बहुत ही ओवर हो जाता है। निहारी इट सेल्फ भी हैवी हैवी होती है, तो बस इतना इनफ है। तो इधर नान गरम हो गया, इसको रख लेते हैं प्लेट पे इस तरह। इधर जो है ये निहारी गरम हो गई है। देखने में दूर से ऐसे लग रहा है जैसे बीफ का एक पीस पड़ा है, बिल्कुल बोनलेस वाला, मज़े मज़े का, लेकिन है ये चिकन थाई का पीस। और इधर मेरा जो कुलचा है ये भी गरम हो गया है। राहिब बाबा को ये एग खिला लेते हैं और फिर चलते हैं जी ड्राइंग रूम में। इतनी कोई डरा देने वाला थंडरस्टॉर्म बाहर आ रहा है, और मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को लेके बाहर फिर रहे हैं। मुझे तो बहुत खौफ होता है, बहुत मैं खौफज़दा होती हूँ। अल्लाह ताला की ये नेमत है, रहमत है, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। बेबी को खिलाएं? अच्छा ले लो। राहिब बाबा इस वक्त कैमरा मैन है। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि ये जो बच्चे बाहर पानी में खेल रहे हैं अपने बड़ों के साथ, ये आज स्कूल क्यों नहीं गए हुए? क्योंकि अब तो स्कूल खुल चुके हैं, इन्होंने स्कूल से छुट्टी की हुई है, ऊपर से गलत काम कर रहे हैं खड़े, पानी एक दूसरे पे गंदा वाला उछाल रहे हैं। बड़े बड़े भी साथ शामिल हैं भाई। मैं तो बहुत खौफज़दा होती हूँ ऐसे मौसम से, पता नहीं ये कैसे घरों से निकल आते हैं।
एक वक्त था जब दुनिया की सारी खूबसूरती मरकरी से भरी हुई वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर थी। आहिस्ता आहिस्ता रिवाज आया जी स्किन केयर का, और स्किन केयर के अंदर अब इतनी ज़्यादा वैरायटी ऐड हो चुकी है, इतनी लेयरिंग ऐड हो चुकी है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्या ये स्किन केयर इतना ज़रूरी है भी या नहीं है। तो आज हम डिटेल में इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। स्किन केयर लेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक क्रीम के अंदर, किसी भी एक क्रीम के अंदर स्किन के सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकते, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्पेसिफिक मसले को हल कर सकते हो। यानी कि किसी भी एक क्रीम के अंदर मिलाज़मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के लिए सारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज ही इंट्रोड्यूस हुई है। सदियों से डॉक्टर इलाज के लिए ग्लाइकोलिक एसिड बायोवन की सूरत में, कभी ट्रेटिनोइन की सूरत में, कभी एज़िलिक एसिड देते रहे हैं डिफरेंट आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, जबकि स्किन केयर के लिए आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये लेबॉर्ट्री में वही सेम फार्मूला थोड़ा माइल्ड शक्ल में बनाया जाता है ताकि आपके हर एक स्किन के इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। तो बेसिकली ये वाला शेल्फ़ जो है, यहाँ पे मैं हमेशा लगा देती होती हूँ एक पॉलीथीन बैग, और इस पे आराम से दूध का पतीला अगर थोड़ा सा गिर भी जाए तो वो उसको मैनेज कर लेता है, और बस वो मैं शॉपर निकाल के और फेंक देती हूँ। इसके अलावा इस वाले शेल्फ़ को क्लीन करना है मुझे, साथ ही इस शेल्फ़ को क्लीन करना है। मैंने मोस्टली चीज़ें जो देने वाली थी वो दे दिला दी हैं, इसलिए अब कम स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, तो चीज़ें निकालने वाली कम ही हैं। इस वाले शेल्फ़ को भी थोड़ा सा सेट करना है। ये जो चीज़ें पड़ी हैं छोटे छोटे इनके रैपर्स के अंदर पड़ी हैं, इनको मैं किसी न किसी जार में शिफ्ट कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा खुला डुला महसूस होगा। अभी हर एक शेल्फ़ के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा है, तो सिर्फ आज ये 4 शेल्फ़ मैं क्लीन करने वाली हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ूंगी। ये मैं फिर कल या परसों बाकी ये वाला डोर फ्रिज का और फिर फ्रीज़र का जो डोर वाला सेक्शन है उसको क्लीन करूँगी, और फ्रिज को बाहर से तो मैं आज भी थोड़ा सा सुबह भी क्लीन किया, अभी फिर से कर लूँगी। तो चलें ये वाला काम कर लेते हैं।
तो ये आज का टारगेट जो है वो मेरा अचीव हो चुका है। देखें, इसको साफ़ कर लिया मैंने, और साथ ही साथ जो है ऑपरेशन जारी है सर्च का। ये राहिब पापा खड़ा है जो सारा दिन इस बच्चे ने मुझे तंग किया। तो ये हो गया जी। रैपर में पड़े थे और जी रैपर में पड़े थे। ये सारी चीज़ें मैंने बॉक्सेस में डाल दी हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे। 4 आम थे, बड़ा सारा ट्रे पड़ा था, वो छोटे छोटे 4 आम और एक ब्रेड जो है वो मैंने इस बास्केट में डाल दी है। यहाँ पतीसा हमारा पड़ा है। ये बच्चों की जो वाटर बॉटल्स हैं, ये उनके पॉड्स हैं जो फ्लेवर वाले पॉड्स होते हैं। वो ये पतीले में दूध पड़ा था जो कि मैंने जग में शिफ्ट कर दिया है। फ्रिज को बाहर से भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। मैं आज उन्हें पिक करने के लिए नहीं गई क्योंकि मुझे बारिश से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया। तो बाबा सीधे ऑफिस से गए हैं, बच्चों को स्कूल से पिक किया और घर लेके आए हैं। अभी उनको शदीद भूख लग रही है। मैं उनको कुछ खाने को बना के देती हूँ और होपफुली कुछ हेल्दी ही दूँगी क्योंकि दुराब को डॉक्टर ने मना किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राइड और जंक खाने से। तो मैं कुछ हेल्दी ही उनको बना के दूंगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।